बहुत समय पहले की बात है। एक बार रूस में एक राजा और रानी रहते थे। उनके 3 बेटे थे। जब वे राजकुमार बड़े हो गए तो राजा ने उनको बुलाया और बोला, मेरे प्यारे बेटो, अब तुम्हारी शादी का समय आ गया है। तुम लोग ऐसा करो कि अपने तीर कमान लो और उससे अपना अपना तीर फेंको। जो लड़की तुम्हारे तीर वापस लेकर आएगी वही तुम्हारी दुल्हन होगी। तीनों राजकुमारों ने अपने पिता को सिर झुकाया और अपना अपना तीर कमान उठाया। तीर कमान पर चढ़ाया और कमान की डोरी खींचकर तीर चला दिया। सबसे बड़े बेटे का तीर एक कुलीन आदमी के बगीचे में जा गिरा, जहां से उसकी बेटी उसका तीर वापस लेकर आ गई। दूसरे बेटे का तीर एक व्यापारी के बगीचे में जा गिरा, जहां से उसकी बेटी उसका तीर वापस लेकर आ गई। उसके तीसरे और सबसे छोटे राजकुमार, जिसका नाम इवाइन था, उसने अपना तीर चलाया और वह इतना ऊंचा गया कि उसको वह दिखाई नहीं पड़ा। वह बेचारा आधे दिन तक अपना तीर ढूंढता रहा। तब कहीं जाकर उसको वह तीर जंगल में एक तालाब में मिला। एक मेंढकी जो पानी में उगी हुई लिली के फूलों पर बैठी हुई थी और उसने उसको अपने मुंह में पकड़ा हुआ था। जब राजकुमार इवाइन ने उस मेंढकी से अपना तीर वापस मांगा तो वह बोली, मैं तुम्हारा तीर तभी वापस करूंगी जब तुम मुझे अपनी दुल्हन बनाओगे। राजकुमार अपने तीर को एक मेंढकी के मुंह में देखकर बहुत गुस्सा थे। वह अपने पिता की बात भी नहीं टाल सकते थे, इसलिए उसने उस मेंढकी को उठाया और उसको अपने महल में ले गया। जब उसने राजा को अपनी सारी कहानी सुनाई और उस मेंढकी को दिखाया तो राजा ने कहा, मेरे बेटे, अगर तुम्हारी किस्मत में एक मेंढकी से ही शादी करना लिखा है तो यही सही। सो उस रविवार को 3 शादियां हुई। बड़े बेटे की शादी एक कुलीन आदमी के बेटे से हुई, बीच वाले बेटे की शादी एक व्यापारी के बेटे से हुई और तीसरे और सबसे छोटे यानी कि इवाइन की शादी एक मेंढकी से हुई। कुछ समय बीत गया। राजा ने अपने तीनों बेटों को फिर बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, मैं यह देखना चाहता हूँ कि मेरे किस बेटे की पत्नी मेरे लिए सबसे अच्छी कमीज बना सकती है। तीनों बेटों ने पिता को सिर झुकाया और अपने अपने घर चले गए। दोनों बड़े बेटों को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी पत्नियों को सिलाई आती थी। पर सबसे छोटा वाला बेटा दुखी मन से अपने घर आया। उसको बहुत दुख हुआ। उसको दुखी देखकर मेंढकी कूदती हुई उसके पास आई और टर्राई, ओ राजकुमार इवाइन, तुम्हारा यह इतना सुंदर सिर लटका हुआ क्यों है? इवाइन बोला, आज तो मुझे नीचा देखना पड़ेगा। राजा ने कहा है कि तुम उनके लिए सुबह तक एक कमीज सिल दो। मेंढकी बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम खाना खाओ और सो। सुबह तो शाम से हमेशा ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। राजकुमार खाना खाकर सो गया। जैसे ही राजकुमार सो गया, मेंढकी दरवाजे से कूदकर बाहर चबूतरे पर निकल गई। उसने अपने मेंढकी की खाल उतार दी। अब वह इतनी सुंदर राजकुमारी बन गई थी कि उसके बराबर की सुंदर राजकुमारी मिलना मुश्किल था। उसने ताली बजाई और बोली, अरे दासियों, मेरी पुकार सुनो, एक कमीज सिलो जैसी मेरे पिता पहनते थे। बस फिर क्या था, रात भर में कमीज तैयार थी। सुबह जब राजकुमार इवाइन जागा तो वह मेंढकी मेज पर बैठी थी। उसके हाथ में एक कढ़ाई किए हुए कपड़े में लिपटी हुई एक कमीज थी। राजकुमार तो उसको देखकर बहुत खुश हो गया और उसको लेकर तुरंत ही राजा के पास गया। राजा उस समय अपने बड़े बेटों की लाई हुई कमीज देख रहा था। उसके पहले बेटे ने अपनी कमीज दिखाई। राजा ने कमीज को उठाया और बोला, यह कमीज तो एक किसान के पहनने लायक भी नहीं है। फिर उसके दूसरे बेटे ने अपनी लाई हुई कमीज राजा के सामने फैलाई तो राजा उसको देखकर नाक और भी सिकोड़ करके बोला, अरे इस कमीज को तो कोई बर्तन बनाने वाला भी नहीं पहनेगा। अब इवाइन की बारी आई तो उसने भी अपनी लाई कमीज राजा के सामने फैलाई। उसकी कमीज तो बहुत ही सुंदर सोने और चांदी के तारों से कड़ी हुई थी। उसको देखते ही राजा का दिल खुश हो गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बोला, हाँ, यह कमीज है राजा के पहनने लायक। कमीज दिखाकर तीनों राजकुमार अपने अपने घर चले गए। दोनों बड़े बेटे बड़बड़ाते चले जा रहे थे, हम लोग इवाइन की पत्नी की बेकार ही हंसी उड़ा रहे थे। लगता है वह जरूर कोई जादूगरनी है। फिर कुछ समय बीत गया। राजा ने अपने तीनों बेटों को एक बार फिर बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, तुम्हारी पत्नियों को अब की बार मेरे लिए सुबह तक एक डबल रोटी बनानी है। देखते हैं कि तीनों में से सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है। इस बार फिर से राजकुमार इवाइन महल से बहुत दुखी होकर चला।
जब वह अपने घर आया तो उसकी मेंढकी पत्नी ने पूछा, ओ राजकुमार, तुम्हारा यह इतना सुंदर सिर लटका हुआ क्यों है? उसने उसको राजा का हुक्म सुनाया तो वह बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम खाना खाओ और सो जाओ, सुबह तो शाम से हमेशा ही खूबसूरत होती है। इस बीच दोनों बड़े बेटों ने शाही रसोई घर से एक बुढ़िया को बुलवा भेजा और यह देखने के लिए उसको इवाइन के घर भेजा कि देख कर आओ कि वह मेंढकी खाना कैसे बनाती है। पर मेंढकी ने भी यह भांप लिया था कि उन दोनों के मन में क्या था। उसने थोड़ा सा आटा बनाया और उसको बेला और सीधे आग में डाल दिया। वह बुढ़िया यह खबर देने के लिए जल्दी से जल्दी उन दोनों भाइयों के पास आई तो उन दोनों भाइयों की पत्नियों ने भी ऐसा ही किया जैसा मेंढकी ने किया था। पर जैसे ही वह बुढ़िया वहां से चली गई, मेंढकी कूदकर दरवाजे के बाहर चबूतरे पर गई और अपनी मेंढकी की खाल उतार दी। अब वह इतनी सुंदर राजकुमारी बन गई थी कि उसके बराबर सुंदर राजकुमारी मिलना मुश्किल था। उसने फिर ताली बजाई और बोली, ओ दासियों, इतनी मीठी डबल रोटी बनाओ जैसे मेरे पिता खाते थे। अगली सुबह जब राजकुमार इवाइन जागा तो एक सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई एक करारी सी डबल रोटी देखकर बहुत खुश हो गया। वह उसको अपने पिता के पास ले गया। वहाँ उसका पिता उसके भाइयों की लाई डबल रोटी देख रहा था। सबसे पहले उसने अपने सबसे बड़े बेटे के घर की बनी हुई डबल रोटी देखी। उसकी डबल रोटी चूल्हे की आग से बिल्कुल काली हो गई थी और उसमें गुठलियाँ पड़ गई थी। उसने गुस्सा होकर वह डबल रोटी रसोई घर में भेज दी। फिर उसने अपने दूसरे बेटे की डबल रोटी देखी। वह भी आग में जलकर काली हो गई थी और उसमें भी गुठलियाँ पड़ गई थी। वह डबल रोटी भी उसने रसोई घर में भिजवा दी। पर जब इवाइन ने अपनी डबल रोटी राजा को दी तो राजा उसको देखकर बहुत खुश हो गया और उसके मुंह से निकला, यह है डबल रोटी जो शाही खाने की मेज की शान बढ़ाएगी। राजा ने उसी दिन शाम को एक दावत का इंतजाम किया और अपने तीनों बेटों को उस दावत में अपनी अपनी पत्नियों को साथ लाने के लिए कहा। वह देखना चाहता था कि उसकी तीनों बहुओं में से कौन सी बहू सबसे अच्छा नाचती थी। एक बार फिर इवाइन महल से बहुत दुखी होकर चला। वह सोचता जा रहा था कि आज तो वह गया, वह मेंढकी बेचारी कैसे नाचेगी। जब वह अपने घर गया तो उसकी मेंढकी पत्नी ने पूछा, ओ राजकुमार इवाइन, तुम्हारा यह इतना सुंदर सिर लटका हुआ क्यों है? उसने उसको राजा का हुक्म सुना दिया और वह बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम दुखी न हो राजकुमार इवाइन, तुम शाम को ऐसा करना, अकेले ही दावत में जाना, मैं तुम्हारे बाद में आऊँगी। जब तुम्हें बिजली की कड़कने की आवाज़ सुनाई दे तो अपने मेहमानों से कहना कि तुम्हारी पत्नी गाड़ी में आ रही है। सो राजकुमार इवाइन उस दावत में अकेले ही चला गया, जबकि उसके दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को साथ लेकर आए थे। उनकी पत्नियों ने बहुत अच्छे कपड़े और गहने पहन रखे थे। राजा रानी और उनके बेटे और उनकी पत्नियां और सब कुलीन मेहमान खाना खाने बैठे ही थे कि अचानक बाहर बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दी। सारा महल हिल गया, सब लोग घबरा गए। इवाइन ने सब लोगों को शांत किया और बोला, घबराओ नहीं, अरे भले लोगों, यह मेरी पत्नी है जो अपनी गाड़ी में आ रही है। तभी उसकी पत्नी अंदर आ गई। वह एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी। वह नीले रंग का गाउन पहने हुई थी जिस पर चांदी के सितारे जड़े हुए थे और उसके सुनहरे बालों में आधा चांद सजा हुआ था। उसकी सुंदरता को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। राजकुमार इवाइन उसको देखकर बहुत खुश हो गया और वहाँ बैठे सभी मेहमान उसको और उसके बढ़िया कपड़ों को और गहनों को देखकर बहुत खुश हो गए। लोगों ने खाना खाना शुरू किया तो बड़े भाइयों की पत्नी ने देखा कि मेंढकी राजकुमारी ने भुने हुए हंस की हड्डियाँ अपनी दाईं आस्तीन में छिपा ली और बची हुई शराब उसने बाईं आस्तीन में छिपा ली। वे उसको देखती रही, हड्डियाँ एक आस्तीन में और शराब की कुछ बूंदें दूसरी आस्तीन में। जब खाना खत्म हो गया तो राजा ने नाच शुरू करने का हुक्म दिया। मेंढकी राजकुमारी ने नाचना शुरू किया। वह घूम घूम कर नाच रही थी। मेहमान लोग पीछे हटकर उसका नाच देख रहे थे। जब उसने अपनी बाईं आस्तीन हिलाई तो उसमें से एक चमचमाती हुई झील निकल पड़ी और जब उसने अपनी दाईं आस्तीन हिलाई तो उसमें से कई हंस निकलकर उस झील में तैरने लगे। यह देखकर वहाँ बैठे सारे कुलीन मेहमानों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद दोनों बड़े भाइयों की पत्नियों ने नाचना शुरू किया। जब उन्होंने अपना एक हाथ हिलाया तो उनकी भीगी हुई आस्तीन राजा के लाल चेहरे पर जाकर लगी और जब दूसरा हाथ हिलाया तो दूसरी आस्तीन से हड्डियां निकलकर राजा की आंख में जा पड़ी। यह देखकर राजा बहुत नाराज हुआ और नाच छोड़कर चला गया।
पर इस बीच राजकुमार इवाइन यह देखकर बहुत खुश हुआ कि उसकी पत्नी एक बहुत ही अक्लमंद और सुंदर राजकुमारी थी। पर उसको डर भी लग रहा था कि उसकी पत्नी फिर से कहीं मेंढकी में न बदल जाए। वह महल से चुपचाप खिसक लिया और घर चला गया। वहाँ उसने उसकी मेंढकी वाली खाल उठाकर आग में डाल दी। जब उसकी पत्नी वापस आई तो उसको घर में अपनी खाल नहीं मिली, तो वह रो पड़ी और बोली, ओह राजकुमार इवाइन, यह तुमने क्या किया? अगर तुमने केवल 3 दिन और इंतजार किया होता तो हम लोग हमेशा के लिए खुशी खुशी रहते। अब हमको अलग होना पड़ेगा, और अगर तुम मुझे ढूंढना भी चाहोगे तो तुमको 1 बीसी और 9 जमीन के भी आगे भयानक पुरानी हड्डियों के राज्य में से होकर गुजरना पड़ेगा। यह कहकर वह भूरे रंग की कोयल में बदल गई और खिड़की से बाहर उड़ गई। 1 साल गुजर गया और राजकुमार इवाइन अपनी पत्नी को ढूंढता रहा। जब दूसरा साल शुरू हुआ तो उसने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और अपने पत्नी को ढूंढने चल दिया। यह तो पता ही नहीं कि इवाइन ऊपर चला या नीचे चला, दूर चला या पास चला, बहुत चला या थोड़ा चला, क्योंकि इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते उसके जूते बहुत ही जल्दी टूट गए और उसके कपड़े भी फट गए। उसका चेहरा बहुत दुबला हो गया और वह पीला पड़ गया। जब एक दिन उसने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, वह जंगल में एक खुले हिस्से में घूम रहा था। वहाँ उसको एक झोपड़ी दिखाई दी जो मुर्गी की 2 टांगों पर खड़ी थी और बराबर घूमे जा रही थी। इवाइन बोला, ओ छोटी झोपड़ी, ओ छोटी झोपड़ी, मेहरबानी करके अपने पीछे वाला हिस्सा तुम पेड़ों की तरफ कर लो और अपना सामने वाला हिस्सा मेरी तरफ कर लो। तुरंत वह झोपड़ी रुक गई और उसमें अंदर जाने के लिए एक दरवाज़ा खुल गया। इवाइन उस दरवाजे में से उस झोपड़ी में घुसा। जैसे ही उसने उस झोपड़ी के अंदर पैर रखा तो उसको वहाँ एक बुढ़िया दिखाई दी। उस बुढ़िया ने इवाइन से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? इवाइन ने अपनी सारी कहानी सुनाते हुए जवाब दिया, दादी माँ, मैं अपनी मेंढकी राजकुमारी को ढूंढ रहा हूँ। बाबा यागा यानी कि उस बूढ़ी दादी ने अपना सिर ना में हिलाया और एक लंबी सांस लेकर बोली, ओह राजकुमार इवाइन, तुमने उस मेंढकी की खाल जलाई ही क्यों? क्योंकि वह मेंढकी और कोई नहीं बल्कि येलेना थी, जो तुम्हारी मेंढकी पत्नी थी। वह अपने ताकतवर पिता से भी बढ़कर अक्लमंद थी। इसीलिए उसका पिता उससे इतना नाराज था कि उसने उसको उसकी 14वीं सालगिरह पर 3 साल के लिए मेंढकी में बदल दिया था। राजकुमार इवाइन दुखी होकर बोला, लेकिन अभी मैं क्या करूं दादी माँ? मैं उसको ढूंढने के लिए कुछ भी करूँगा, आप कुछ तो बताएं। तभी बूढ़ी दादी यानी कि बाबा यागा आगे बोली, अभी उसको भयानक पुरानी हड्डियों ने अपने कब्जे में ले रखा है। वहाँ से उसको छुड़ाना आसान नहीं है, क्योंकि आज तक उसको कोई मार नहीं सका है। उसकी आत्मा एक सुई की नोक में है, वह सुई एक अंडे में है, वह अंडा एक बतख में है, वह बतख एक खरगोश में है, और वह खरगोश पत्थर के एक बक्से में है, और वह बक्सा ऊंचे से ओक के पेड़ के सबसे ऊपर रखा हुआ है, और वह पुरानी हड्डी उसकी अपनी जान से भी ज़्यादा अच्छी तरह से रखवाली करता है। वह बूढ़ी दादी यानी कि बूढ़ी यागा यानी कि जादूगरनी आगे बोली, लो ये धागा और एक गोला ले जाओ, इसको तुम अपने सामने फेंक देना, फिर यह जिधर भी जाए तुम उसके पीछे पीछे चल देना, यह तुमको रास्ता दिखाएगा। बूढ़ी दादी यानी कि बाबा यागा यानी कि उस जादूगरनी की सहायता के लिए इवाइन ने उसको धन्यवाद दिया और धागे और गोला अपने सामने फेंक दिया और जंगल में उसके पीछे पीछे चल दिया। इवाइन चलता गया और एक साफ खाली जगह आ निकला। वहाँ उसको एक बड़ा कत्थई रंग का भालू मिल गया। वह उस भालू के ऊपर तीर चलाने ही वाला था कि वह भालू उससे आदमी की आवाज़ में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार इवाइन, तुम्हें किसी दिन मेरी ज़रूरत पड़ेगी। राजकुमार को उस भालू पर दया आ गई। उसने उसको छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसको अपने ऊपर उड़ता हुआ एक सफ़ेद नर बतख मिला। वह उसको भी अपने तीर से मारना चाहता था कि नर बतख आदमी की आवाज़ में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार इवाइन, तुम्हें किसी दिन मेरी ज़रूरत पड़ेगी। राजकुमार ने उसकी भी ज़िंदगी बख्श दी और आगे बढ़ गया। उसी समय एक बहंगा खरगोश उसका रास्ता काटता हुआ वहाँ से गुजर गया। राजकुमार ने जल्दी से अपना निशाना साधा और उसको तीर मारने ही वाला था कि वह खरगोश भी आदमी की आवाज़ में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार इवाइन, तुम्हें किसी दिन मेरी ज़रूरत पड़ेगी। राजकुमार ने उसकी भी ज़िंदगी बख्श दी और अपने धागे और गोले के पीछे पीछे चलता हुआ आगे बढ़ गया।
चलते चलते वह एक झील के पास आया तो झील के किनारे पर उसको एक पाइक मछली पड़ी हुई मिली। वह हवा के लिए तरस रही थी, उसको हवा की ज़रूरत थी। वह मछली बोली, मुझ पर दया करो राजकुमार इवाइन, मुझे इस झील में फेंक दो क्योंकि एक दिन तुमको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। राजकुमार इवाइन ने उस मछली को झील में फेंक दिया और फिर अपने धागे के गोले के पीछे चलता हुआ आगे बढ़ गया। काफ़ी शाम हो जाने के बाद वह एक ओक के पेड़ के पास आ गया जो बहुत ऊंचा और मजबूत था। उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं पर पत्थर का एक बक्सा रखा था जिस तक पहुंचना बड़ा ही नामुमकिन था। इवाइन अभी यह सोच ही रहा था कि वह उस बक्से को नीचे कैसे लेकर आए। कहीं से वह कत्थई भालू वहां आ गया। उसने अपने मजबूत हाथों से उस पेड़ का तना पकड़ा और उसे जड़ से उखाड़ दिया। उसके ऊपर रखा बक्सा नीचे गिरकर टूट गया और उसमें से एक खरगोश निकलकर तेजी से भागा। तभी वहां भैंगा खरगोश आ गया। उसने उसका पीछा किया और उसको पकड़कर फाड़ डाला। जैसे ही उस भैंगे खरगोश ने खरगोश को फाड़ा, उसमें से एक बतख निकलकर ऊपर आसमान में उड़ गई। पल भर में ही एक सफ़ेद नर बतख जिसकी ज़िंदगी इवाइन ने बख्शी थी उसके ऊपर था और उसने उस बतख को इतनी ज़ोर से मारा कि उसमें से एक अंडा निकल पड़ा। अंडा ऊपर से गिरा तो झील में गिरा। यह देखकर तो इवाइन रो पड़ा। उस झील में अब वह अंडे को कैसे ढूंढेगा, पर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि पाइक मछली उस अंडे को लिए हुए किनारे पर तैरती चली आ रही है। राजकुमार ने तुरंत ही उस अंडे को तोड़ा और उसमें सुई को ढूंढा। उसमें से सुई निकालकर उसने उसको मोड़ना शुरू किया। जितना ज़्यादा वह राजकुमार उस सुई को मोड़ता जाता था, वह भयानक पुरानी हड्डियां भी अपने काले पत्थर के महल में उतनी ही ज़्यादा ऐंठती जाती थी और बल खाती जाती थी। आखिर उसने वह सुई तोड़ दी और सुई के टूटने पर वह भयानक पुरानी हड्डियां भी मर गई। जैसे ही राजकुमार ने सोचा कि अब वह राजकुमारी को लेकर आए तो उसके सामने तो राजकुमारी येलेना खुद ही खड़ी थी। वह एक लंबी सांस लेकर बोली, और राजकुमार इवाइन, तुमने यहाँ आने में कितनी देर लगा दी। मैं तो इस भयानक पुरानी हड्डियों के कंकाल से शादी करने वाली थी। इसने मुझे अपने काबू में कर रखा था। आखिर में दोनों मिल गए और रूस वापस लौट गए और वहाँ खुशी खुशी रहने लगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।